लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। इससे पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के विकास का वादा किया गया है। तो वहीं कांग्रेस सहित सभी दलों ने मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया है और सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों को अमली जामा पहनाने का वादा भी किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने रोजगार के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2017 के बाद से लोगों की मासिक आय बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। देश में रोजगार के आंकड़े आवधिक श्रम सर्वेक्षण द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित होता है। सार्वजनिक स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए PLFS वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं। YLFS ने अक्टूबर 2023 में शहरों में विभिन्न श्रम बाजार संकेतकों में बदलाव पर डेटा इकट्ठा करके जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच रोजगार और बेरोजगारी पर भी डेटा इकट्ठा किया। इसके साथ ही सभी वर्कफोर्स संकेतकों का सालाना अनुमान भी लगाया गया। इन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि चालू वर्ष की 1 जुलाई से शुरू होकर अगले वर्ष 30 जून तक होती है। PLFS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 3 तरह के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिनमें श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कामकाजी जनसंख्या दर यानी वर्किंग पॉपुलेशन रेट और बेरोजगारी दर शामिल हैं। आमतौर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की रोजगार स्थिति पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। यदि वर्किंग पॉपुलेशन की दर का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि साल 2017-18 में इसकी दर 46.8% थी, जो साल 2020-21 में बढ़कर 52.6% हो गई है। वहीं पिछले साल जिन लोगों ने काम के लिए आवेदन किया और उन्हें काम नहीं मिला, उनकी संख्या को बेरोजगारी दर कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि इसका सूचकांक पिछले साल के 6.6% से घटकर 5.1% हो गया है, यानी काम मांगने वाली 5% आबादी को काम नहीं मिला है। जहां तक वर्किंग आबादी का सवाल है, नौकरी चाहने वालों की दर बढ़ रही है। जहां तक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, तो मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं और 2019-20 और 2022-23 के बीच उनकी रोजगार दर में काफ़ी सुधार हुआ है। आगे रिपोर्ट के अनुसार बाजार में 3 प्रकार के काम उपलब्ध कराए जाते हैं: स्वरोजगार, स्थायी रोजगार और गैर स्थायी रोजगार, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और नॉन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। पिछले 6 वर्षों में आय में मासिक वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति की तुलना में 2019 के बाद से लोगों की आय में कमी आई है, क्योंकि महंगाई दर लगातार 4% से ज़्यादा बनी हुई है। स्वरोजगार वाले लोगों की आय 2017-18 में 12,318 रुपये थी, जो 2022-23 में 13,343 रुपये हो गई। स्थायी कर्मियों का वेतन 2018 में 19,405 रुपये था और 2022-23 में 20,039 रुपये हो गया। गैर स्थायी श्रमिकों का वेतन 2018-19 में 6,959 रुपये और 2022-23 में 7,899 रुपये था। स्वरोजगार क्षेत्र में 2017-18 में 52.2% लोग काम कर रहे थे, जो 2022-23 में बढ़कर 57.3% हो गया। वहीं महिलाओं में ये दर 51.9% थी, जो 2022 में बढ़कर 6.3% हो गई। 2017-18 और 2022-23 के बीच स्थायी और गैर स्थायी रोजगार में लोगों के अनुपात में गिरावट आई है। 2017-18 में गैर स्थायी काम करने वाले लोगों की दर 24.9% थी, जो 2022-23 में घटकर 21.8% हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि स्वरोजगार तो बढ़ा है, लेकिन स्थायी और अनियमित रूप से काम करने वाले लोगों में कमी आई है। वहीं महिलाओं में स्वरोजगार की दर बढ़ी है। विश्लेषण में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
नौकरियों में श्रमिकों का वेतन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन यह नतीजा कब तक हासिल हो पाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। वैश्विक स्तर पर आमतौर पर देखा गया है कि आर्थिक वृद्धि बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है, लेकिन भारत की तस्वीर कुछ उलट है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण में रोजगार में गिरावट आई है। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समय समय पर कई नीतिगत कदम उठाए हैं। कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत 2.7 लाख करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने का वादा किया गया था। इस पैकेज में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही कोरोना के दौरान गई नौकरियों को बहाल करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 तक 1.49 लाख कंपनियों ने 59,39,000 लोगों को इसका फायदा दिया है। स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे बिजनेसमैन को अपना कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का असुरक्षित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2020 में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के 116 जिलों के शहरों से अपने गांवों में लौटे लोगों को रोजगार देना था, जिसमें सरकार ने 9,293 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सरकार ने सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, बुनियादी ढांचे और जल मार्ग पर विशेष जोर दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास किया। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और हाउसिंग फॉर ऑल जैसे कई अन्य पहल की गई हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 23% है, जबकि चीन और इंडोनेशिया में ये 13%, मलेशिया में 11.7%, वियतनाम में 7.4%, दक्षिण कोरिया में 7% और सिंगापुर में 6% है। इसलिए युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मजबूत नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है।